आपस में दो बड़े राजनेता होते हैं, दोनों चुनाव आपस में लड़ते हैं, लेकिन उनके बीच में कोई दुश्मनी नहीं होती। चुनाव के बाद में वो एक जगह बैठ जाएंगे, एक जगह चाय बैठ करके चाय पी लेंगे। अगर मान लो कि कोई आदमी अगर किसी जाति की संख्या कम है तो उसको फिर राजनीतिक पार्टियां वहां पर टिकट देने से भी कतराती है। और लोकतंत्र का तकाजा ये कहता है कि जो वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं या जो अनारक्षित हैं, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं है, और उन वार्ड पर भी यदि कोई महिलाएं जीत करके आती है तो वो स्वयं निर्णय लेने में सक्षम होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, नगर निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लोसल नगर पालिका में वर्तमान की राजनीति और विभिन्न मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ में बातचीत करने को है शिक्षाविद सुरेंद्र जी भावरिया। सर, सबसे पहले तो आपका जनमत परिवार पर स्वागत है। बिल्कुल, सबसे पहले तो पूरे जनमत राजस्थान की पूरी टीम को, जिसमें मनीष जी, जावेद जी, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें आपके चैनल पर मौका दिया। सर, अक्सर हम देखते हैं कि राजनीति के अंदर चाहे वार्ड पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे चेयरमैन हो या अन्य कोई सांसद वगैरह, अगर महिला कोई भी चाहे पंच बनती है, चाहे पार्षद या विधायक या सांसद बनती है, तो उस पर लिखा जाता है पंच प्रतिनिधि, पार्षद प्रतिनिधि, चेयरमैन प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि। जब जनता ने उन महिलाओं को, उस नारी शक्ति को चुना है, अभी नगर निकाय के चुनाव है, इसके 33% आरक्षण है। लोसल नगर पालिका में 35 वार्ड है, उनमें से 12 महिलाएं चुनकर निश्चित रूप से आने वाली है, बाकी आए अलग है ना। लेकिन इस चुनाव में एक भी महिला अभी जमीन धरातल पर नहीं है। उनके जो प्रतिनिधि है वो घूम कर आ रहे हैं। शिक्षा का जमाना है, फिर भी लोग महिलाओं को आगे क्यों नहीं ला रहे? देखो, मेरा इस विषय पर यह मानना है, जब से देश में 76वां संविधान संशोधन लागू हुआ है, उसके बाद में नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और जून 1993 से व्यवस्था लागू की गई। उसके बाद में नगरीय निकायों को इस 76वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो संविधान में आर्टिकल जोड़ करके और 18 विषय सौंपे गए। उसके बाद में इसमें रिजर्वेशन भी दिया गया है, 33% रिजर्वेशन है। और लोकतंत्र का तकाजा ये कहता है कि जो वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं या जो अनारक्षित हैं, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं है, और उन वार्ड पर भी यदि कोई महिलाएं जीत करके आती है तो वो स्वयं निर्णय लेने में सक्षम होनी चाहिए। क्योंकि नगर पालिका की मीटिंग हो, चाहे नगर परिषद की मीटिंग हो, और चाहे नगर निगम की मीटिंग हो, क्योंकि उसमें वहां पर कोई भी प्रतिनिधि नहीं जाएगा, वहां पर खुद महिला को जाना पड़ेगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इस मामले में जो भी सक्षम महिला है वही आगे आनी चाहिए, वही ग्राउंड पर सारी स्थिति को टैकल करे, तभी जाकर के महिला आरक्षण सक्सेस हो पाएगा। इसी में अगर हम बात करें तो 2019 में जब अशोक गहलोत की सरकार थी जी, तो वो एक अधिनियम राजस्थान नगर पालिका में संशोधन के एक अधिनियम ला रहे। उसके अंदर ये है कि आप बिना पार्षद बने नगर पालिका का अध्यक्ष बन सकते हैं, नगर परिषद का सभापति बन सकते हैं, नगर निगम का महापौर बन सकते हैं। तो उस समय की जो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लगातार उसने पुरजोर तरीके से विरोध किया। और अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री है। लेकिन देखते हैं कि यही सरकार अब ये कह रही है कि जी हां, आप पार्षद बने बगैर सीधे नगर पालिका के अध्यक्ष बन सकते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखो, मेरी ऐसी राय है कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, जो बड़े स्तर पर बैठे हुए राजनेता है उनका हमेशा ये प्रयास रहता है कि अपना पसंदीदा व्यक्ति मुख्य सीट पर बैठना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर लोकतांत्रिक तरीके से अगर बात की जाए तो कायदे से ये बिल्कुल ही गलत नियम है। कायदे से तो यह है कि लोकतांत्रिक तरीका तो ये कहता है कि सीधे चेयरपर्सन का चुनाव होना चाहिए, चेयरमैन का, सभापति का, नगर निगम मेयर का चुनाव सीधे जनता द्वारा करवाया जाना चाहिए। मुझे याद है कि एक बार 2010 के अंदर सीधे जनता द्वारा चुनाव करवाए गए थे, उसके बाद में जनता द्वारा चुनाव नहीं करवा करके पार्षदों द्वारा चुनाव करवाए गए। कायदे से अगर लोकतंत्र को जीवित रखना है तो सीधे डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनाव होने चाहिए, मेरा इस मामले में मानना है। ये जिस प्रकार से बिना वार्ड पार्षद जीते आप अगर चेयरपर्सन बन सकते हो तो ये कतई लोकतंत्र के सिद्धांतों के ये चीज खिलाफ है। चाहे हो सकता है कानूनी दृष्टि से कानून बना करके सही कर दी गई हो, लेकिन मूलभूत सिद्धांतों की ये चीज खिलाफ है। अक्सर हम देखते हैं कि जैसे ही चुनाव आते हैं तो नेता जाति और धर्म के नाम पे लड़ाने का काम करती है, वहीं जो मतदाता है वो भी जाति और धर्म के नाम पे वोट देने का काम करती है। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि जाति और धर्म की राजनीति हमेशा विकास की राजनीति के लिए नुकसानदायक है। चाहे मतदाता हो और चाहे राजनीतिक दल हो, कायदे से इस जातिवाद की भावना को बिल्कुल खत्म करना चाहिए। इससे क्या होता है कि योग्य कैंडिडेट
चुनाव लड़ने में उसको आसानी नहीं रहती, उसको बड़ी मुश्किल रहती है। अयोग्य कैंडिडेट का इसके अंदर चयन होना आसान हो जाता है, क्योंकि जाति और धर्म ऐसे मुद्दे हैं जो व्यक्ति का निजी लाइफ है, सामाजिक लाइफ है, इसको राजनीति में नहीं आने देना चाहिए। अब इसका मैं एक सबसे बड़ा नुकसानदायक पहलू ये बताऊं, अगर मान लो कि कोई आदमी अगर किसी जाति की संख्या कम है तो उसको फिर राजनीतिक पार्टियां वहाँ पर टिकट देने से भी कतराती है, क्योंकि उनको लगता है कि जातीय गोलबंदी हो जाएगी। इसके कारण से कई बार उससे जिस जाति की संख्या कम है उसका योग्य कैंडिडेट है वो वहाँ से चुनाव लड़ने से वंचित हो जाता है। इसलिए मेरा युवाओं से सबसे आग्रह है कि ये जाति और धर्म इस दोनों को आप साइड में कर दो, उसके बाद में योग्य कैंडिडेट का चयन करो, क्योंकि जाति और धर्म की राजनीति हो सकता है राजनीतिक पार्टियों के लिए फायदेमंद हो, लेकिन आम जनता के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। ये राजनीति बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अभी नगर निकाय के चुनाव 9 और 11 तारीख को होने वाले हैं। जैसे ही तारीखों का ऐलान होता है हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे जो लोग आपस में बैठ रहे थे, एक दूसरे अलग अलग पार्टियों की विचारधारा के कार्यकर्ता एक जगह बैठ रहे थे, अब सोशल मीडिया पे एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, एक दूसरे को अपशब्दों का प्रयोग भी कर रहे हैं अपने नेता के लिए, है ना जी। और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं वो नेता तो एक जगह बैठ जाते हैं, लेकिन वो जो कार्यकर्ता की जो मनभेद होते हैं जी, वो फिर वापस एक जाजम पे नहीं आ पाते। इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि जो आपस में दो बड़े राजनेता होते हैं, दोनों चुनाव आपस में लड़ते हैं, लेकिन उनके बीच में कोई दुश्मनी नहीं होती। चुनाव के बाद में वो एक जगह बैठ जाएंगे, एक जगह बैठ करके चाय पी लेंगे, लेकिन वो जो कार्यकर्ताओं के बीच में जो 15 से 20 दिन चुनावी अभियान में जो दरारें पैदा हुई, कई बार तो वो दरारें 5-5 साल तक नहीं कम होती है, 5 साल तक भी वो दरारें नहीं पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि कार्यकर्ता को भी संयम से काम करना चाहिए, अपने नेता का प्रचार करें, अपने राजनीतिक दल का प्रचार करें, अपने पार्टी के मुद्दों का प्रचार करें, लेकिन उन लड़ाई को जो अपनी केवल चुनावी लड़ाई है उसको अपने को पर्सनल लड़ाई नहीं बनाएं। ये ऐसा ही है कि विचारों के मतभेद होते हैं। जैसे मान लो कि अपन किसी कार्यक्रम को कर रहे हैं तो कोई आदमी ये कहता है कि कार्यक्रम के अंदर जैसे टेंट लगाना है, कोई कहता है कि टेंट इधर लगाना चाहिए, कोई कहता है इधर लगाना चाहिए, तो वो आपस में वाद और प्रतिवाद होता है। वाद और प्रतिवाद के बाद में संवाद होना चाहिए, संवाद के बाद में जो निर्णय हो जाता है उसके ऊपर सब पूरे वार्डवासियों को लगना चाहिए। यानी जैसे जनप्रतिनिधि का चुनाव हो गया, चुनाव के बाद में जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है वो सब का निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, और उसके बाद में बाकी सब कार्यकर्ताओं को, चाहे आपस में हो सकता है चुनाव के दौरान छोटी मोटी चीजें चलती रहती है, लेकिन वो सिर्फ मुद्दों तक होना चाहिए। किसी को भी पर्सनल लड़ाई से बचना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ताकि हमारे संबंध मधुर रहे, हमारा सामाजिक स्वार्थ बना रहे, हमारी सामाजिक एकता बनी रहे। वर्तमान के अंदर एआई और चैट जीपीटी का जी धमाल चल रहा है, कह सकते हैं ना? तो अक्सर हम देखते हैं कि वो लोग सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्टें भी बना देते हैं जो लोग जिसको राजनीति से दूर दूर तक नहीं है जी, और वो लोग फिर सोशल मीडिया पे उसका प्रचार करते, दुष्प्रचार करते हैं जी। एआई का जमाना है, सब लोग उसका दुष्प्रचार भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया के यानी चुनाव को लेकर जो सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार होता है उस पर कैसे देखते हैं? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल आपने सही मुद्दा उठाया है। एआई है, चैट जीपीटी है, देखो आई हुई टेक्नोलॉजी है, और किसी भी चीज़ को ऐसा है कि टेक्नोलॉजी के लाभ भी हैं तो कई जगह हानि भी है। लाभ तो यह है कि उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपन बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हानि है कि अगर उसका कोई दुरुपयोग करे तो वो दुनिया में कोई भी चीज़ हो, सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों चीज़ जगह। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आम जन को चैट जीपीटी और एआई से जो भी फोटो एडिट करके कोई भी चीज़ें आती है उसको एकदम से पूर्ण रूप से सत्यता के साथ स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसको कम से कम वेरीफाई करना चाहिए कि ये जो चीज़ें आ रही है ये सत्य है या नहीं है। कि कई बार क्या है कि ऐसा ही कोई किसी की फ़ोटो बना करके लगा देता है, लोग उसको सत्य मान लेते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि ये तो एआई से जनरेटेड फ़ोटो है। तो ये आम आदमी को इन सारी सोशल मीडिया से आने वाली फ़ोटों पर पूरी नज़र रखनी चाहिए और एक एक मुद्दे पर पूरी नज़र रखनी चाहिए, जो सत्य क्या है उसका आकलन करना चाहिए। चुनाव के अंदर हम देखते हैं कि जब चुनावों के अंदर ऐसे लोग पार्षद बनते हैं उस जो पहले धनबल और बाहुबल का प्रयोग करते हैं, और कई मतदाता ऐसे भी होते हैं जो धन के लालच में आकर अपना मत देते हैं और फिर मत देने के बाद में 5 साल तक उस नेता के चक्कर काटते हैं, और जब धन से तो आपको पता है कि वोट उन्होंने खरीदा है तो फिर वो उनका काम नहीं करता। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो, धनबल बाहुबल की राजनीति भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा घातक तंत्र है। अगर मान लो कोई व्यक्ति आज अगर छोटे से लालच के कारण से, ये मान लो कि मत देना छोटी सी बात नहीं, मत देने का मतलब है कि आप अपने पूरा का पूरा निर्णय
उस व्यक्ति को 5 साल के लिए सौंपने जा रहे हो, तो क्या अपनी आत्मा की कीमत इतनी छोटी तो नहीं हो सकती कि अपन धन के अंदर बिक जाएं, बाहुबल के अंदर अपन आ जाएं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई भी व्यक्ति आज धन बल का प्रयोग करके चुनाव जीतेगा तो वो कभी भी आपका काम नहीं करेगा। आप काम के लिए भी उसके पास जाओगे तो वो कहेगा कि मैंने तो आपसे पैसे दिए थे, आपको वो चीज़ दी थी, आपको वो लाभ दिया था, यानी कोई भी लाभ जो देगा वो गिनाएगा। इसलिए मैं हर मतदाता से कहना चाहूँगा कि आप किसी प्रत्याशी से चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार का, चाहे धन हो, चाहे शराब हो, चाहे अन्य गाड़ी घोड़ा कोई भी अन्य चीज़ हो, वो उससे बिल्कुल भी नहीं लें और एकदम निर्भीक होकर के, निष्पक्ष होकर के और मुद्दों पर आधारित चुनाव करें। जो मैंने आपको बताया था कि इस लोकतंत्र में स्थानीय निकायों के अंदर जो 76वें संविधान संशोधन के दौरान जो 18 विषय हैं, उन 18 विषयों पर कैंडिडेट की समझ को परखें कि वो कैंडिडेट इसके लिए सक्षम है तो उसको मतदान करें। उसके अंदर जाति पार्टी भी देखने की आवश्यकता अपने को नहीं है। अभी नगर निकाय चुनावों के अंदर जब कोई भी मतदाता अपना आवेदन करेगा तो उसमें एक शर्त है कि चरित्र प्रमाण पत्र, यानी पुलिस से वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस का चाहिए। अब ये बताइए कि जब चरित्र प्रमाण पत्र चाहिएगा, किसी ऐसे नेता है जिन पे कई मुकदमे लग रखे हैं, तो जब राजनीतिक पार्टी हैं तो राजनीतिक पार्टियों क्या ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए जिन पे अलग अलग प्रकार के मुकदमे लग रखे हों, जो जमानत पे हों? देखो मनीष जी, मेरा ऐसा मानना है कि मुकदमा में भी देखना पड़ता है कि मुकदमा किस प्रकार का है। जैसे कोई व्यक्ति अगर आंदोलन कर रहा है, आंदोलन के दौरान कोई मुकदमा राजनीतिक कारणों से लग गया तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर किसी का चोरी, डकैती, आपराधिक घटनाओं में अगर आदमी संलिप्त है तो ऐसे व्यक्तियों को न तो टिकट देना चाहिए, और अगर कोई राजनीतिक पार्टी टिकट देती है, चाहे वो कोई सी पार्टी हो, और मतदाता से किसी पार्टी से बिलोंग करने वाला हो, मतदाता को स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि पार्टियां तो बड़े बड़े नेताओं की नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को, चाहे वो किसी पार्टी से आता हो, उसका बहिष्कार होना चाहिए। तभी लोकतंत्र में अच्छे लोग जीत करके आएंगे, अच्छे लोग जीत करके आएंगे तो विकास होगा। एक स्वच्छ राजनीति की जो अलग अलग पार्टियां बात करती हैं, तो कैसा उम्मीदवार होना चाहिए, और जनता को जब अपने मत का वो प्रयोग करती है तो छोटे इलेक्शनों में पार्टियों से हटकर या पार्टी का उम्मीदवार किस प्रकार से उनको चयन करना चाहिए? देखो मेरा ऐसा मानना है कि जनता को जो चयन करना चाहिए, जनता को ये देखना चाहिए कि अपने सामने जितने विकल्प मौजूद हैं, क्योंकि चुनाव तो देखो उनमें से कर पाओगे जो विकल्प मौजूद हैं, जितने विकल्प आपको ईवीएम के अंदर दिखाई देते हैं, उनमें से सबसे अच्छा कैंडिडेट कौन है। जो 18 सब्जेक्ट स्थानीय निकायों को दिए गए हैं, उन 18 सब्जेक्ट के अंदर किस प्रकार से व्यक्ति अच्छा काम करवा सकता है। दूसरा, किस प्रकार से वो एक जवाबदेह प्रतिनिधि हो सकता है। तीसरा, उसकी अवेलेबिलिटी, कि वो आसानी से उपलब्ध हो सकता है कि नहीं हो सकता। इन सारी चीज़ों पर जनहित की पूरी भावना के साथ में आदमी को चयन करना चाहिए। इस नगर निकाय चुनाव के अंदर सरकार ने जो पहले 3 बच्चों वाला नियम था वो भी हटा दिया है, जो 10वीं तक जो शिक्षा ग्रहण वाला था वो भी हटा दिया है। तो क्या लगता है कि ये वर्तमान राजनीति के अंदर जिस प्रकार से जो ये नियम हटाया गया, क्या ये सही है? देखो, शिक्षा का रूल और 2 से ज़्यादा संतान वाला रूल हटाया गया है। अब इसमें ऐसा है कि ये दोनों ही रूल ऊपर के स्तर पर भी नहीं है तो कायदे से नीचे के स्तर पर भी नहीं होने चाहिए। अगर शिक्षा का रूल लागू होता है तो पहले लोकसभा से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। अगर संतान का रूल भी लागू होता है तो लोकसभा से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। इसलिए स्थानीय स्तर पर हटाया गया है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। मतदान होने वाला है 9 और 11 तारीख को, तो मतदाताओं को क्या सोच के मतदान करना चाहिए? देखो, मेरा सभी मतदाताओं से निवेदन रहेगा, सबसे पहला निवेदन तो रहेगा कि आप मतदान जरूर करें। अगर आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहा है तो नोटा का ऑप्शन दिया गया है, उसका चयन करें, लेकिन मतदान में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। ये इसलिए भी जरूरी होता है कि इस मतदान का अधिकार दिलाने के लिए अनेकों लोग कुर्बानियां दी है, अनेकों लोगों ने संघर्ष झेला है, यातनाएं झेले, यहाँ तक कि कई तो फांसी के फंदे पर झूल गए अपने को मतदान का। और फिर अगर अपन मतदान नहीं करते हैं तो उन लोगों का अपमान होगा। दूसरा बात, मतदान करें भी, और मतदान एक अच्छे कैंडिडेट के लिए करें। जैसा कि पहले अपन चर्चा कर रहे थे कि जिनको अच्छी समझ हो, अच्छा एजुकेटेड, और एजुकेटेड का मतलब केवल डिग्री से नहीं है, एजुकेटेड से मेरा मतलब है कि जिनको स्थानीय निकायों के कार्य प्रणाली की अच्छी तरह समझ हो, जो मुद्दे नगरीय निकायों के लिए है उनकी अच्छी तरह समझ हो, और समझ होने के साथ में वो ईमानदारी से और अपनी जवाबदेही के साथ में आम जन के साथ मिलकर के उन मुद्दों को सुलझाने के लिए काम करने वाला हो। ऐसे उम्मीदवार का चयन अपने को करना चाहिए।